खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब, चार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, अभी अभी खबरें बदल रही हैं लहजा बलहजा। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दे दी है जनाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्राइम मिनिस्टर को, और इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो जो सिंध हाउस है, भट्टी साहब बता रहे थे, तो सिंध की मलकियत है, मगर गवर्नर राज हो तो फिर क्या होगा, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के कितने अरकान जो हैं वो सिंध या वहाँ सिंध हाउस में मौजूद हैं, हुकूमत के पास कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं। एक बहुत अहम मीटिंग चल रही है और लम्हा हम आपको बताते चलेंगे। भट्टी साहब हमें बताएंगे वहाँ क्या क्या चीज़ें अंडर डिस्कशन है, इत्तेहादी बड़ा ऐलान कब करेंगे, और अदम एतमाद के हवाले से क्या अदालत से भी कोई बड़ा हुक्म आ सकता है। भट्टी साहब, अब आ जाते हैं सीधे अरकान का, तो हमें पता है अंदर कितने मौजूद हैं, 28 बताए जा रहे हैं। ये अब अगर आपके ख्याल में गवर्नर राज लगाते हैं इस वक्त, तो क्या सिचुएशन बन सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काई साहब, शेख रशीद साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है। इस गवर्नर राज को एक मामूली इकदाम ना समझे। एक तो देखना ये है कि हुकूमत पंजाब में बहुत सारे लोग उनसे मुनर्रफ हो चुके हैं, PTI के, बलूचिस्तान में हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी का कोई नहीं हुआ। इसमें वो लगाना ही ना मुनासिब होगा। दूसरा, वो जो सिंध हाउस है वो वज़ीर आला सिंध के मतहत है, वहाँ उनके मतहत पुलिस है। अगर वो गवर्नर राज नाफिज करते हैं, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लगता, फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल यानी कि PTI के इख्तियार में सब आ जाएगा। उस वक्त वो रेड करवा सकते हैं, उनसे खानी करवा सकते हैं, बंदे अगवा कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म ये फैसला करे गवर्नर राज का मौजूदा हालात के मुताबिक। ये हालात से तसादम की तरफ जा रहा है। जो शेख इख्तियार तो है ना, है इख्तियार तो है उनका। नहीं, अख्तियार तो यकीनन है, अख्तियार तो वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में डू यू थिंक कि 20 से ज़्यादा अपोजिशन, और अब कुछ सुना है कि 8 लोग फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। अगर ये गवर्नर राज करते हैं तो याद रख ले, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग अभी से एहतजाज शुरू कर देगी, अगर करेंगे, जिसका मुझे असर नहीं। मुझे और ख़बरें आ रही है कि इमरान खान एक बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे उन्होंने स्पीकर को बुला लिया, कल वो असम्बली का इजलास भी बुला सकते हैं। असम्बली तो अब टूट नहीं सकती, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। कॉन्फिडेंस का वोट भी ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस का वोट तो मेरा ख्याल है ये रिस्क नहीं ना लेंगे। नहीं, आप जो एक बात कर रहे हैं कि बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है, तो इससे मुझे बड़े नहीं, इसमें वाइब्स आ रही हैं। इसमें दर हकीकत पिछले 4-5 दिन में इमरान खान साहब की 2-3 मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने किसी लोगों को भी फेवर करने का कहा था। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। कल तक सूरत हाल थी कि आप हुकूमत के मुनर्रफ अरकान सामने नहीं आए थे, तो खदशा था कि ये उधर नहीं पहुँचेंगे। अब 12 से 14 लोग सामने आ चुके हैं। अदम एतमाद तो हो गई, अदम एतमाद तो हो गई। एतजाज एहसन, जस्टिस शाहिद उस्मानी और तमाम शाह खावर सब कह चुके हैं वोट डाल सकते हैं। अब खदशा ये है, अगर गवर्नर आज लगाया तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल मुझे तारीख नज़र आ रहा है। मुझे उसमें रोशनी की किरण कोई नज़र नहीं आ रही। एक तरफ का सब माफ़ी चाहता हूँ मलक साहब, 1 मिनट, 23 मार्च आ रहा है, OIC का इजलास है, दुनिया के तमाम ममालिक आएगी। क्या ये सियासतदान इतने मिचोर हैं कि इससे पहले इतने खरात खशीदा कर दें कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो? मेरा ख्याल है कोई अहम हल्के भी हरकत करेंगे। अब मलिक साहब, सवाल के बगैर ही आप बिला अनुमान बोलें। मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें, जो असल जो सिचुएशन है जो होगी, अब उस पर क्या बंदा बहस करे। ये तो कोई 1 महीने से बता रहे थे 12 बंदे हैं, 24 बंदे हैं, 33 तक तो चलेंगे। तो जमहूरियत की सिंपल डेफिनेशन से इमरान खान की जो टेक्निकली ही इज़ लॉस्ट। अब वो अदम एतमाद हो, फॉर्मेलिटी चाहिए, वो अदम एतमाद पे जाए, वो कुछ करें। मेरे ख्याल में जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ इमरान खान के एक आइडियल टाइम है यहाँ तो अपने। अच्छा मलक साहब, गुस्ताखी माफ, हमारे साथ आईनी माहिर शाह खावर साहब है। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह सदरा, रहनुमाई फरमाएं, आपने हमेशा हमें रहनुमाई फरमाया। मौजूदा जो सूरत हाल है, कहा जा रहा है कि वजीर शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर ने वजीर आज़म साहब को मशवरा दिया सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। दूसरी तरफ सिंध हाउस में कमो बेशतर 20 से ज़्यादा PTI के मुनर्रफ अरकान हैं। क्या इनके खिलाफ कोई वजीर आज़म अब कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो जो गवर्नर राज लगाना जो है वो तो इमरजेंसी डिक्लेयर करना होता है ना, वो तो प्रेसिडेंट एक
जो है वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर रह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो 18वीं तरमीम पास हुई थी, तो मुझे याद पड़ता है कि उसमें ये इमरजेंसी किसी भी सूबे में डिक्लेयर करना या उसको गवर्नर राज लगाना जो है, वो जब तक प्रोविंशियल असेंबली खुद उसको रिकमेंड नहीं करे तो उस वक्त नहीं लग सकती है। तो ये किसी जमाने में ऐसे होता था कि प्रेसिडेंट जो है वो 18वीं तरमीम से पहले इमरजेंसी नाफिज कर सकता था, जिसको 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो जॉइंट हाउस में लेके जाना पड़ता था, और उस तरह का सूरत हाल थी। तो वो तो मेरा ख्याल है कोई इतना आसान नहीं होगा। जहां तक जो पीटीआई के मुनहरिफ लोगों का ताल्लुक है, और जो जैसे वो बताया जा रहा है कि सिंध हाउस में उनको रखा गया है, अगर तो उनको जबरदस्ती रखा गया है तो वो तो उस पर तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उनके लवाहिकीन, या क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये दफा ज़ाब्ता फौजदारी की भी एक दफा है 491, और आर्टिकल 199 के ऊपर भी एक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होती है कि किसी को अगर गैर कानूनी या गैर मुनासिब हिरासत में उसकी मर्जी के बगैर रखा हो तो उसके लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, और उनके कोई लवाहिकीन की जो है वो ये कर सकते हैं। नहीं, शाह हामिद साहब, गुजारिश ये है कि वो तो खुद मीडिया पे कह चुके हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, हमें लॉजिस में जान का खतरा था जब रेड हुआ है। तो इस सूरत में ये भी इतलात आ रही है कि वफाकी हुकूमत वहाँ को क्रैक डाउन करना जा रही है, क्या ये कर सकते हैं आईनी तौर पर? देखिए मैंने यही कहा ना कि अगर किसी को गैर उनकी मर्जी के बगैर रखा हो फिर तो ये एक कानूनी रास्ता मौजूद है, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए या अपने वॉलंटरीली हमने उधर अपने आप को जो है वो रखा हुआ है, तो उसमें तो कोई ऐसा सच मैं नहीं समझता कि कोई उसमें गैर कानूनी बात है। तो जहां तक फेडरल गवर्नमेंट के क्रैकडाउन का ताल्लुक है, तो क्रैकडाउन किस मकसद से कर सकते हैं? क्या वहां पे कोई जुर्म हो रहा है? वहां पे अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है पुलिस को कि वहां पे कोई काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म हो रहा है, तो वो तो चले वहां पे जा सकते हैं, लेकिन वो भी फिर सिंध हाउस की अपनी एक सैंक्टिटी है। वहां पे अगर जाने से पहले भी उनको एटलीस्ट कोई सर्च वारंट लेना है या कोई ऐसी जस्टिफिकेशन देनी है। सिर्फ वहां पे जाके रेड करना और इस तरह का क्रैकडाउन करना जबकि उधर कोई जुर्म का इर्तिकाब ना हुआ हो, तो वो भी मेरा ख्याल है कि कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि अगर उनके कुछ लोग वॉलंटरीली वहां पे मौजूद हैं, तो उनको आप क्यों कैसे रेड करके उनको वो कर सकते हैं, वहां पे कार्रवाई कर सकते हैं? तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? आप समझते हैं कि अब पीएम साहब रिजाइन भी कर सकते हैं जाहिर है, या फिर वो ये भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं? कल ये कहें कि जी मैं पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूँ। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। आर्टिकल 71 इसको डील करता है। वो तब होता है कि जब सदर मुमलिकत को ये इत्मीनान हो जाए कि जो वजीर आजम है वो नेशनल असम्बली का हाउस का कॉन्फिडेंस लूज कर गया है, तो उसकी भी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वो इस सूरत में हो सकता है कि अगर जो इनके इत्तेहादी हैं, PMLQ है, MQM है, बाप है या और जितने भी हैं, वो अगर स्पीकर को ये लिख दें कि हम अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और हमें ट्रेजरी बेंचेस से हटकर या अपोजिशन में या इंडिपेंडेंट नशिस्तें दें, तो वो फिर एक वजह बन सकती है कि फिर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं नेशनल असम्बली से। ऐसी सूरत में फिर जो प्रेसिडेंट है वो वजीर आजम को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, और ऐसी सूरत में उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। और अगर वो न ले सकें तो फिर तो जाहिर है कि वो अपने ओहदे पे कायम नहीं रह सकते। तो ये भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर कोई ये जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, जो अलाइज हैं इनके, वो अगर ये बाज़ाब्ता अप्लाई कर दे, इस सूरत में तो प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं। दूसरी सूरत में रिजाइन की जो ऑप्शन है वो तो वजीर आजम के पास एंड तक रहती है। तो वो तो आपने देखा होगा कि जैसे बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी थी, करारदाद होने वाली थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो रिजाइन का रास्ता तो हमेशा मौजूद रहता है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि अगर ये जो अभी 10-12 लोगों ने तो इंटरव्यू दे दिया नेशनल मीडिया पे, वो ऑन रिकॉर्ड पे आ गए हैं, तो इसकी क्या लीगल वैल्यू को बनती है? क्या इसी बुनियाद पे कोई ऐसा लीगल पॉइंट आता है कि वज़ीर आज़म को फोर्स किया जाए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले? नहीं, ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि सिर्फ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होता। उनकी पार्लिमानी पार्टियों को बाज़ाब्ता स्पीकर को लिखना पड़ेगा
उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि हम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में नहीं बैठना चाहते, या तो आज़ाद नशस्तों में बैठना चाहते हैं या अपोजिशन, ताकि आप हमें एलोकेट करें। तो उससे फिर ये एक तासुर होगा, क्योंकि ये अगर इनकी इत्तेहादी अगर ऐसा करते हैं तो फिर उन्हीं इत्तेहादियों की जो है वो वोट से या उनके नंबर से तो हुकूमत की अक्सरियत कायम है। तो जब वो नहीं रहेगी तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। शाह साहब, इसी से अगर ये जो वो कह रहे हैं 33 हैं, चले 10 हैं, 15 हैं, इमरान खान साहब बतौर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? कोई लीगल टर्म्स में कि आपने पार्टी छोड़ दी है, मुझे बताया नहीं, या आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, या आप किसी और जगह चले गए हैं, कोई लीगैलिटी है उनके पास? बात यह है कि आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आर्टिकल 63A है, जो डिफेक्शन क्लॉज है, वो एक तादीबी कार्रवाई है, वो एक पीनल एक्शन है उस MNA के अगेंस्ट जो अपनी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट, वो भी 4 सूरतों में, कि अगर वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, वो वजीर आजम या वजीर आला के को वोट नहीं करता अपने पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक, या वो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो है वो अपनी पार्टी डायरेक्शंस के कॉन्ट्ररी बात करता है, या मनी बिल। तो अभी इसको तो फिर आप पेशगी तो कुछ भी नहीं कह सकते कि आप किसी को कि अभी एक काम किया नहीं है, जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, तो आप उससे पहले आर्टिकल 63A कैसे आप इन्वोक कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और अपनी कीमती वक्त जी। एक ब्रेक है नाजरीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ये गुफ्तगू जारी है और सिचुएशन लम्हा बदल भी रही है, और हम आपको अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। शुरू हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर जनाब अली ज़ैदी साहब और PTI के मरकज़ी रहनुमा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अली ज़ैदी साहब, जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, इसमें जो स्ट्रेटजी नज़र आई है, एक तो ये कि आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे, ना अहदे देंगे, मगर एक बात इशारा दिया उन्होंने कि हमें कॉल्स आ रही हैं हलकों से, लोग एहतजाज करने के लिए ये बाहर आ रहे हैं। तो गोया क्या ये स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि जो लोगों को क्या एक तरह से एनकरेज किया जाए कि वो इस सारी हार्स ट्रेडिंग के लिए सरापा एहतजाज बन जाए? देखें जी, मैं अजीब सा सवाल है। कॉल्स तो मुझे भी आ रही है कि जी आप बताएं, और पूरा हमारा वो मैसेजेस भर गए हैं कि जी लोग जो खुल के सामने आ गए, इनके खिलाफ एहतजाज। लोग हैं कौन? ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के निशान पे, इमरान खान की क़ियादत में बल्ले के निशान पे, तहरीक इंसाफ के मंशूर पे इलेक्शन जीता। अगर इनको हमसे कोई शिकायत थी, और हम ज़रूर हो सकता है कि शिकायतें होती रहती हैं शिकायतें, ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, जमहूरियत है, तो इनके पास एक बड़ा और एक था कि ये 5, 6, 7 एक साथ इस्तीफा दे देते। लेकिन अगर ये रह के अंदर PTI के और ये करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और ये मुल्क के दोबारा 90 की दहाई की पॉलिटिक्स की तरफ धकेल रहे हैं। एक ज़माने में पंजाब हाउस इस्तेमाल हुआ था, आपको याद है, आज सिंध हाउस इस्तेमाल हो रहा है। फ़र्क क्या है? वहाँ भी वो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स और हॉर्स ट्रेडिंग, और वो पैसे ला के बैग भर भर के और तमाशा लगाया था, यहाँ भी लगाया हुआ है। ये मुझे ज़रा समझा दें कि ये सिंध से 400 पुलिस वाले लाके जो उन्होंने बिठाए हैं, और अगर हमने कोई तसादुम वाली पॉलिटिक्स करनी होती, हम ये कैपिटल टेरिटरी के अंदर ही है ना सिंध हाउस, रेड जोन में, यहाँ जहाँ मैं अपने घर से बैठा हूँ, मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर है, तो जाके मैं अभी लगा देता हूँ कैपिटल पुलिस चारों तरफ सिंध हाउस के, ना कोई अंदर जा सके ना कोई बाहर जा सके। ये तो हमारे पास इख्तियार आज भी है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री तो हमारे पास है ना, तो हम तो ये काम नहीं करते। हमारी ये पॉलिटिक्स ही नहीं है। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, मैं इससे पहले भी एक शो में कह चुका हूं, हमारी पॉलिटिक्स ये खरीदो फरोख्त की, दहशतगर्दी की, लोगों को जमीर बेचने की, खरीदने की है ही कोई नहीं। और ये प्रेशराइज, और ये इनकी सारा इनका बयानिया इनके मुंह पे इनकी पड़ी है, जो कहते रहे कि जी हम पता नहीं नैब को इस्तेमाल करें। हमने कभी किसी कानूनी इदारे को, कानून नाफिज करने वाले इदारे को सियासी मफाद के लिए, इमरान खान की जमात के लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास अली भाई, मैं थोड़ा सा सवाल आसान करता हूं। अभी आप कुछ दिन पहले आपने पूरे PTI की आपकी सरबराही में दौरा किया गया। आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। आप क्या समझते हैं, ऐसे हालात हैं कि वहां गवर्नर राज लगाया जा सकता है? अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल ये
अंदर की कभी बात बाहर नहीं करता, क्योंकि शेख साहब ने बात बाहर कर दी है मीडिया में आके, तो मैं आपको बता देता हूं कि गुफ्तगू हुई क्या। शेख साहब ने ये बिल्कुल तजवीज़ दी कि जो ये हालात हो रहे हैं, ये जो इधर यहाँ सिंध हाउस में 400 पुलिस वाले बैठाए हुए हैं और लोगों को पकड़ के बन गया और मुसल्ला और जनावे वाला पैसे ला के और लोगों को खरीदो फरोख्त हो रही है और जो भी किया जा रहा है। और सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी आप हम पे अटैक करेंगे तो आपके भी लोग वहां रहते हैं। ओ भाई, हमने कब अटैक की बात की है? ये तो बिल्कुल दहशतगर्दी की पॉलिटिक्स तुम कर रहे हो। और स्टेट के रिसोर्सेज, हुकूमत वक्त के, पाकिस्तान की अवाम के, भट्टी साहब आपके और मेरे हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर ये कर रहे हैं, तो जवाब तो पूरा बन रहा है। जवाब तो पूरा बनता है कि जी गवर्नर रूल लगाओ और बंद करो ये सिंध हाउस, फिर ये किधर जाएंगे? मेरा कहने का मकसद है, लेकिन ये तजवीज़ जरूर थी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी डिबेट होनी, इस तरह कोई फैसला कुछ भी नहीं हुआ। नहीं अली साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि खरीदो फरोख्त हो रही है, ये 85 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया था छांगा मांगा सियासत, जिसमें बहुत ज़्यादा इस किस्म की करप्शन और सहाफ़ियों को पैसे। क्या इमरान खान 3.5 साल इस कल्चर को क्यों नहीं कुचल सका? वो तो बड़े पुरज़म है, 22 साल की उनकी जदोजहद है। तो जदोजहद खत्म तो नहीं हुई है। देखिए, मैं आपसे मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, और बड़ा भट्टी साहब बड़ी सेंसिटिव बात है, तो मैं चाहता हूं कि ये पूरी मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी जी। हमें ये कहा गया है, मुसलमानों को ये कहा गया, हर मुसलमान इसमें यकीन रखता है कि रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। ये है ना, उनकी जिंदगी से, उनकी सुन्नत पे अमल करके, उनकी जिंदगी को पढ़ के आप सीखें। वही सिराते मुस्तकीम जो पूरा एक पूरा सेटअप भी बना रहे हैं, रहमतुल आलमीन का एक पूरा बना रहे खान साहब। देखें, उनकी जिंदगी के बड़े पहलू थे, बड़े हालात आगे पीछे थे। देखिए, कुरान शरीफ में जंग अहद का पूरा वाक़या है कि रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो साथ उनकी जंग में, उस गज़वा में साथ शामिल थे साथी, कि ये टीला मत छोड़ना। तीर कमानों को कहा था ये टीला मत छोड़ना, और वही तीर कमान माले गनीमत के पीछे भागे जब मुसलमानों ने कुफार को हराया। और जब उन्होंने टीला छोड़ा तो पीछे से हमला हुआ, और हमला किया खालिद बिन वलीद ने, और वही खालिद बिन वलीद बाद में मुसलमान हो गए। तो ये तो इंसान की पूरी तारीख में होता है। लेकिन वो जो लोगों ने टीला छोड़ा था वो फिर भी साथ ही थे ना, बाद में नजर एक्सपोज हो गए, वो थे तो फिर भी आगे पीछे ही रहे। तो मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान, अगर हमने तारीख से कुछ भी सीखना है, तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, और मैंने डायरेक्ट कुरान का ही वाकया बताया, क्योंकि अगर बाहर की बताता तो उस पर कोई ना कोई सवाल उठा ले। कुरान शरीफ पे तो कोई सवाल उठा नहीं सकता ना, ये तो कुरान में पूरा वाकया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये इंसान की तारीख में ये होता आया है। फर्क क्या पड़ता है कि आप किस लीडर के पीछे खड़े हैं और आप कहां खड़े हैं। मेरा लीडर, जिसका नाम इमरान खान है, उसने कभी ना ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स की है, ना वो ब्लैकमेलिंग कभी किसी से ब्लैकमेल हुआ है, ना ये खरीदो फरोख्त की पॉलिटिक्स की है, ना वो कभी करेगा, ना स्टेट के रिसोर्सेज को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, ना वो करेंगे। और ये तो खुले आम कर रहे हैं। माने ये पूरी पुलिस फोर्स प्राइवेट जरदारी माफिया। अच्छा अली भाई, इसके बाद मेरे ये साथी सवाल करेंगे। सिर्फ एक सवाल, आप इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं, आपने बड़ा वक्त है, अगर मतलब है ये हो सकता है तुम्हें तुम्हारा यकीनन नाकाम करना हक है, अगर ये कामयाब होती है तो इमरान खान साहब घर बैठेंगे या अवाम में जाएंगे? आप क्या समझते हैं? घर तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। घर क्यों बैठेंगे? ये कोई इंसान की जिंदगी एक जद्दोजहद है। अगर ये एक खुदा ना खास्ता इनका आदमी एतमाद ही अगर 5-6 लोग इकट्ठे करके समझ रहे हो जाएगा। अभी तो वो कहते हैं अंग्रेजी में, वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अभी तो 2 हफ्ते बाकी हैं। तो अगर ये बड़ी चीजें भी आगे पीछे चेंज होनी है, घर क्यों बैठेंगे? अगर ये आते हैं और अगर इस मुल्क की किस्मत में थोड़े दिन फिर आसिफ जरदारी ने सदर बनना है या शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, अगर इस मुल्क के कौम ने ये दोबारा देखना है तो हम इनके खिलाफ फिर भी लड़ते रहेंगे। हम तो हुकूमत में रह के भी हक के लिए लड़ रहे थे, तो हुकूमत से पहले भी लड़ रहे थे, हुकूमत के बाद भी लड़ेंगे। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो ये सियासत पॉलिटिक्स वजारत के लिए तो नहीं कर रहे। आपने मुझे कहा कि मैं इमरान खान को सबसे पुराना तो कैबिनेट में हूं ना, मैं आपको बताता हूं ये लाइव शो में मैंने कभी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैंने कभी जिंदगी में 4 इलेक्शन हारने के बाद 5वां जीता था। कभी इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा या कभी पॉलिटिक्स इसलिए नहीं की कि मैं कुछ सोचता था कि मैं जीत के वजीर बन जाऊंगा। मेरी जद्दोजहद सियासी थी इमरान खान को वजीर आजम बनाने की,
उसके बाद मैं तो एक बाय प्रोडक्ट हूं उनकी जीत का। ना बनाते मुझे वजीर या बना दिया वजीर, वो तो उनकी मर्जी है। इससे बढ़ के इंसान को सोचना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर इंसान प्रेशर, इनकी लीडरशिप क्वालिटी किसी में नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा ज़ैदी साहब, आपने ये बात बड़ी खूबसूरत की है। हमारे जो वफाकी वजीर हैं उनका कहना था कि 7 करोड़ एक MNA खातून है उन्होंने लिए हैं। तो सवाल ये कि अगर वफाकी वजीर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करेगा कि उस पर केस बनता है, आप फैक्ट्स लाएं, आप उनको अदालतों की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? पहला सवाल। दूसरा ये कि ये कौन सा मुल्क है जिसके जहाज़ जो हैं वो पैसा भर के आते हैं और फेडरल हुकूमत के सारी वहाँ पे अपना एजेंसीज बैठी हों? तो पाकिस्तान की क्या एयरपोर्ट्स में, जहाज़ों में आप जितने मर्जी पैसे लेके जहाँ मर्जी चले जाए, देयर इज़ नो वन टू चेक। मेरा ख्याल में थोड़ी देर के लिए हमारा राब्ता नाजरीन मुनक़ता हुआ है, तो हम दोबारा ये सवाल उनसे पूछेंगे। जी जी, हाँ जी, राब्ता दोबारा बहाल हुआ। आपने सवाल सुन लिया अली भाई, या दोबारा पूछें? दोबारा पूछ लीजिए। हाँ, मैं आपसे अच्छा अली भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी हमारे वफाकी वजीर साहब ने फरमाया कि 7 करोड़ खातून MNA हैं उन्होंने लिए हैं इस बात पे। तो सवाल ये कि हम इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली इल्ज़ाम तराशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है सिर्फ। और दूसरा मुझे ये बात नहीं समझ आई, दूसरी ये मुझे समझ नहीं है कि पाकिस्तान के जहाज़ खुले हैं यहाँ पे, हमारी एयरपोर्ट पे कोई सिक्योरिटी, कोई एजेंसी नहीं, जो मर्जी पैसे भरे जहाँ मर्जी जहाज़ ले जाए। अब आपने 2 सवाल किए। जो कानूनी कार्रवाई की आपने बात की, वो बिल्कुल कानूनी, जो हमारे माइंड्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो खान साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे और वो बिल्कुल इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से 63 है सारा देखेंगे। मैं एक और चीज़ अगर ऐड करता जाऊँ दूसरे सवाल के जवाब से पहले, कि जनाब वाला ये एक जरदारी साहब के सिग्नेचर से एक पीपल्स पार्टी का खत गया है, जो सब सोशल मीडिया पे भी चला, सबने देखा, जिसपे उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा हम 63A की बात उन्होंने की अपने लोगों को। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहता हूं, और बड़े वाज़े अल्फाज में और एहतरामन पूछना चाहता हूं, कि क्या इलेक्शन कमीशन को सेनेट के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग नजर नहीं आती? इलेक्शन कमीशन को जो हॉर्स ट्रेडिंग अभी हो रही है, सामने हो रही है, टीवी के ऊपर आके बैठ गए, वो ऐसी क्या चीज है कि वो आसिफ इमरान खान को छोड़ के जरदारी के पास चले गए हैं और वहां उनके काम पूरे हो जाएंगे? मतलब कोई पाकिस्तान में कोई बादशाहूर आदमी ये नहीं कह सकता। या तो अगर सामने खड़ा होता ना कोई तगड़ा आदमी, कोई सामने तगड़ा ईमानदार इंटेग्रिटी खुददार आदमी खड़ा होता तो मुकाबला भी होता। ये गए किधर है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के पास। सो ये कोई ना कोई तो ऐसे तो फ्री में तो नहीं चले गए। दूसरी बात, तो इसके ऊपर जो भी लीगल होगी वो होगी। दूसरा सवाल आपने पूछा कि पैसे, देखें जो बात की ना गवर्नर राज की, मैं जरा बड़ा गौर से इस पर सोच रहा हूं और देख रहा हूं कि ये स्टेट का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जो अवाम की खिदमत की नहीं लगता है। अगर सीएम को, किसी भी सूबे के गवर्नर को, या किसी भी वजीर को, किसी भी ओहदेदार को अगर स्टेट की कोई चीज मिलती है तो वो स्टेट के काम के लिए मिलती है, सियासत के लिए नहीं मिलती। ये जो जहाज इस्तेमाल किया जाता है सीएम का, ये तो सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बता दूं, ये जहाज फैसल बेस से उड़ा, क्योंकि अगर PIA अगर वो कराची एयरपोर्ट से उड़ता, ये मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूं, कंफर्म एज फेडरल मिनिस्टर मैं आपको ये कह रहा हूं कि फैसल बेस से जहाज उड़ा। उसकी वजह यह है फैसल बेस से उड़ने की और कमर्शियल एयरपोर्ट से उड़ने का फर्क यह है कि उनका राइट है सीएम के, वो पाकिस्तान के किसी भी बेस पे जहाज अपना उतार सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जहाज है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही आती है, स्टेट है, कि वो उनको अगर जाए ना कमर्शियल एयरपोर्ट से तो मैनिफेस्ट देनी पड़ती पैसेंजर्स की। ये गए फैसल एयरबेस से, इनको मैनिफेस्ट नहीं देनी पड़ती पैसेंजर्स की, सिर्फ सीएम साहब जा रहे हैं मेहमान लेके, ये होता है, क्योंकि वो एक दूसरा एयरबेस है। जहां तक आपने पैसों की बात की, हो सकता है कि जहाज में पहले मुझे पता है ना, सीएम हाथ में के दो ब्रीथ कौन चेक करता है इस मुल्क में? कौन चेक करता है इस मुल्क में? अयान अली को जिसने रंगे हाथों पकड़ा, उसके घर पे जाके कत्ल कर दिया और वो बाहर जाके बैठ गई है, हमने तो नहीं जाने दिया। इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्वालीफाई हुआ, उसको भी बाहर जाने की इजाजत कोर्ट ने दे दी। सो ये तो मुल्क के अंदर तो इस तरह की चीजें आप देखते आए हैं। मैं तो खुल के बात कर रहा हूं आपके सामने, हो सकता है लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन मुझे बताएं कि आज मरियम नवाज बेल के ऊपर बाहर है, कन्विक्टेड है, बेल के ऊपर बाहर है, और बाहर आके जो हरकतें करती फिर रही है कोई इस मुल्क के अंदर आसिफ जरदारी की। मैं आपसे सवाल पूछता हूं भट्टी साहब, बल्कि आप सबसे मेरा एक, आज मुझे इजाजत दें कि मैं आप तीनों से भी एक सवाल पूछ लूं। मुझे ये बताए कि जो JIT बनती है,
जेआईटी बनी ओमनी ग्रुप की, जेआईटी बनी उजैर बलोच की, जेआईटी बनी बल्दिया फैक्ट्री की, जेआईटी बनी निसार मुराई की। ये जो जेआईटी बनती हैं, इसके अंदर जो बैठते हैं लोग, ये किस लेवल के लोग बैठते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के और इदारों के। माने जो ये ओमनी ग्रुप की जेआईटी और ये जो जरदारी वाली जो है, जो शुगर मिल और पता नहीं कब्जे और अमरूद वाला और गरीब लोगों के अकाउंट से अरबों रुपए की जो ट्रांसफर, जो पैसे इधर उधर हुए, और टीवी के ऊपर बैठ के आसिफ जरदारी ने कहा कि उसके अकाउंट से निकले तो उससे पूछे, उसने मुझे क्यों दिया, उससे पूछे। ये जो जेआईटीज बनती हैं, जो लोग इसको साइन करते हैं, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? माने एक ब्रिगेडियर एक बैठा हुआ है, या कोई डायरेक्टर बैठा हुआ है एफआईए का, या कोई रेंजर्स का ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, ये जेआईटी जो बन के साइन करते हैं, ये कमाल है कि वो जेआईटी के ऊपर एक्शन नहीं होता। लेकिन एक थाने में किसी चीचा पत्नी के अगर एसएचओ काट दे एफआईआर, उसके ऊपर हो जाता है। सो ये बड़ा सोचने का मुकाम है। अच्छा जी, आप सवाल करेंगे? नहीं, प्लीज। जी जी। अच्छा अली भाई, अब चूंकि हम फ्यूचर की बात है, मुस्तकबिल की बात है, अब आप क्या हम ये समझें कि जो पीटीआई है वो प्रोटेस्ट के मोड में है और 4-5 बड़े जलसे आपने किए और बड़ी आपको सक्सेसफुल हुए, तो अब आप क्या समझते हैं कि इन केस ये गो थ्रू होती है तो आप एक कैंपेन लॉन्च करेंगे नेशन वाइड अगेंस्ट ऑल दिस यूज ऑफ ब्लैक मनी इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम? देखें, अगर कोई ये समझ रहा है कि अगर ये खुदा ना खासा जीत के अगर आ जाए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, हमने घर में तो नहीं बैठना। हम क्यों करेंगे वो तो आपको मैं बता रहा हूं। हम घर में नहीं बैठेंगे, हमारी पॉलिटिक्स जारी रहेगी, हम जद्दोजहद, ये जिहाद हम करते रहेंगे। इशू तो ये है ही नहीं। मुझे तो डर इनके ऊपर, ये अपने हलकों में कैसे जाएंगे? ये अपने आप को इलेक्टेबल बोलते हैं, ये अपने हलकों में कैसे जाएंगे भाई? मैंडेट लेके आए इमरान खान की टिकट। अच्छा सर, अली भाई मैं एक और सवाल आसान करता हूं। अगर आप तरीके में एतमाद नाकाम बना देते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने 7 करोड़ ले लिया, 20-20 करोड़ ले रहे हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ जो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, जो पैसे सरकारी बांट रहे हैं, उनके खिलाफ पीटीआई की गवर्नमेंट इन फ्यूचर कार्रवाई करेगी कि नहीं? 100% करेगी, 100% करेगी जी। तो अली भाई एक सवाल का जवाब दे दे। मरियम नवाज मुजरम होती है, सजा होती है, उसको नैब बुलाती है, वहां जाके वो पथराव करती है, आंसू गैस चलती है, लेकिन उसके बाद नैब बुलाती नहीं। क्या इसमें नैब की कोई कमजोरी नहीं है? क्यों नहीं बुलाया गया उनको? मैं तो आपसे खुल के कह रहा हूं कि इस मुल्क का जो कानून का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, देखें वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ब्रिगेडियर लेवल के और डायरेक्टर एफआईए लेवल के और 21 ग्रेड के लोग, 20 ग्रेड के लोग जीआईटी साइन करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन कोई एक हवालदार अगर एफआईआर काट दे झूठी, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाती है। तो ये तो फ्लॉ है ना सिस्टम में। तो ये सिस्टम कौन ठीक करेगा? ये अगर आप हुकूमत में रह के सिस्टम पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो अवाम किधर जाएं फिर? हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी अली भाई, आवाज आ रही है आपकी। सवाल सुन लिया आपने या दोबारा मैं सवाल करूं? राब्ता मुनक़ता हुआ है और दोबारा जब राब्ता होगा तो हम उनसे, हमारी ये गुफ्तगू जारी है। बड़ी साहब, एक बात तो अब तय हो गई है कि एक प्रोटेस्ट मोड में जा रही है ये पीटीआई, और पीटीआई की एक मेरा ख्याल ये है कि सोशल फॉलोइंग भी भट्टी साहब जलसों में है। काई साहब, मैंने अभी जो अली जैदी साहब ने फरमाया और जो अली भाई से राब्ता दोबारा बहाल हुआ, तो अली भाई इन्होंने सवाल किया था, मैं दोहरा देता हूं कि 3-3.5 साल में कुछ कोशिश भी आपने बहुत की, लेकिन जो है ये जो एक करप्ट सिस्टम था, यूं लगता है कि यू हैव फॉलन अ विक्टिम टू इट। ये तो आप कितनी कामयाबी समझते हैं आपको हुई है? अभी तक हम गिरे नहीं है जी, आप पहले से ना गिरा इंशाल्लाह। अभी नहीं, अल्लाह ताला देखें, वी ऑल विश यू गुड लक, और आप इसमें फेयरली खेल रहे हैं तो ये। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपको कोई तरमीम करनी पड़ेगी? ये जो जिन सरमायादारों पर लीन करके पावर में आते हैं हम, यही फिर आपको बाहर निकलवा देते हैं, तो कुछ गरीबों के लिए भी कुछ मंशूर बनेगा या नहीं बनेगा? अली भाई, अली भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में राब्ता थोड़ा सा, चलें ठीक है, बहुत कुछ हुआ, तो हम
शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने एक मुश्किल वक्त में बड़ी बात। काई साहब सिर्फ एक बात बता दूं, मैंने अली ज़ैदी साहब ने जो फरमाया है और पीटे, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और अगर ये नाकाम हो गई तो इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर कामयाब होती है तो मेरा ख्याल है इमरान खान अवाम में जाएंगे और वो एक प्रोटेस्ट की सियासत में जाएंगे और शायद मैं तो ये समझता हूँ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इमरान खान इन द कमिंग क्लोजिंग है। नाजरीन, बहरहाल ये सिलसिला जारी है, मगर इस बात पे क्लोज करता हूँ कि ठीक कहा उन्होंने, वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। देखते हैं, अभी तो दो हफ्ते पड़े हैं, खेल जारी है और खेल रिपोर्ट करते रहेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।